हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ग्रिनल पटेल और आप देख रहे हैं मेरी और आपकी चैनल टेक्निकल देसी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और लर्निंग पर्पसफुल एक केस स्टडी लाया हूं, जो कि एक फेलियर केस स्टडी है, लेकिन आपको ये चीज़ को जानने, समझने और सीखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको जोमेटो के बारे में तो पता ही होगा। कोई जोमेटो को नहीं जानता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जोमेटो के एक्स एम्प्लॉय और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर आलोक जैन और उसके एक फ्रेंड जिसका नाम था अभिमन्यु महेश्वरी, उन्होंने 2014 नवंबर में यम्मीएस्ट की शुरुआत करी। इस स्टार्टअप का नाम है यम्मीएस्ट। यम्मीएस्ट एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप था। तो ये दोनों यम्मीएस्ट की शुरुआत गुड़गांव से करते हैं। ये स्टार्टअप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा था या फिर क्या पेन पॉइंट था, तो चलिए आइए समझते हैं। तो एक्चुअली जो कंपनी जाते हैं एम्प्लॉयज़, उनके लिए वो घर का खाना प्रोवाइड करना चाहते थे या फिर घर की खाने वाली क्वालिटी टेस्ट प्रोवाइड करना चाहते थे। उन्होंने अपना खुद का होम मेड स्टाइल किचन स्टार्ट कर दिया और डिलीवरी करने लगे। उस टाइम पे ये काफ़ी बड़ा पेन पॉइंट हुआ करता था। और आप समझिए कि उस टाइम पे 2014 में सिर्फ यम्मीएस्ट ही नहीं था जो घर के खाने वाले टेस्ट और क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा था एम्प्लॉयज़ के लिए, और भी बहुत सारी फूड डिलीवरी कंपनीज जो इस सेगमेंट में थी वो भी स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे फूड डिलीवरी के सेगमेंट में काफ़ी सारी कमियां थी, जैसे कि प्रॉपर ऑर्डरिंग सिस्टम, किचन सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम, लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सर्विस एट्सेट्रा। बहुत सारी इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स आती थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे उतना एडॉप्शन और अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। 1-2 महीना हुआ, जनवरी 2015 में यम्मीएस्ट ने उसका फर्स्ट सीड राउंड $1 मिलियन का रेस किया। उसके बाद ऑपरेशन आगे बढ़ा और दिसंबर 2015 में उसका दूसरा सीड राउंड $2 मिलियन का रेस करा। ये लोग ऑफिस जाने वालों के लिए एवरेजली ₹100 का लंच ऑफर कर रहे थे, और ये जो सर्विसेज थी सिर्फ नोएडा, गुड़गांव और साउथ दिल्ली के लिए ही सीमित थी। क्लाउड किचन का जो ट्रेंड है वो शुरुआत हो ही रही थी और यम्मीएस्ट उसका वन ऑफ द अर्ली प्लेयर था। इन्होंने अर्ली 2016 में बेंगलुरु में अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए, लेकिन यहाँ पे इनकी एक बहुत भारी भूल हो गई, और ये भूल ये थी कि इन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले इनको अपने किचन स्टार्ट करने थे, जो कि इन्होंने नहीं किए। अगर ग्रोथ की बात करें तो इनको 2017 तक 5 मेगा सिटीज़ में स्केल अप करना था। मुंबई, पूना, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता जैसी सिटीज़ में। उसके बाद ये एक्चुअली प्लान ही उनका रह गया, ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अर्ली 2016 में इन्होंने बेंगलुरु में ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए, लेकिन वहाँ पे वे सस्टेन नहीं कर पाए, इसलिए इनको मई 2016 में बेंगलुरु के ऑपरेशन बंद करने पड़े। इसके बाद इन्होंने दिल्ली एनसीआर में 12,000 स्क्वायर फीट का एक मेगा किचन स्टार्ट किया। ये इन्होंने इसलिए वहाँ पे स्टार्ट किया था ताकि वे उनको अच्छी क्वालिटी और सर्विस दे सके। ये कस्टमर्स को 15 से 20 मिनट के अंदर ही वो डिलीवर करते थे। 2017 में इनको ₹65 पर ऑर्डर मिल रहा था। इनको कस्टमर एक्वायर करने की कॉस्ट ₹180 आ रही थी और पर डे उनको 70 ऑर्डर्स जितने आ रहे थे। यम्मीएस्ट का उस टाइम पे कहना यह था कि इनका जो ₹180 का जो कॉस्ट है, जो कस्टमर एक्विजिशन लग रहा है, तो वो कॉस्ट ये लोग वही कस्टमर से 45 डेज में रिकवर कर पाते थे। उस टाइम पे यम्मीएस्ट का कहना यह था कि हमारे जो कस्टमर है वो वर्ड ऑफ माउथ से आ रहे थे, और अप्रोक्सीमेटली 50% से भी ज़्यादा नए कस्टमर्स उनकी रिफरल से आ रहे थे। कि उनका जो ऑर्डर है वो 70% जितना ऑर्डर है वो उनकी रिपीटेड कस्टमर से आ रहा था। उस टाइम पे फाउंडर का कहना था कि कंपनी जून 2018 तक प्रॉफिटेबल हो सकती थी, लेकिन क्यों नहीं हुई, चल जानते हैं। मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके देखा तो उन्होंने वेबसाइट पे ऑफिशियली लिखा हुआ था उनके फाउंडर्स ने कि इन्होंने कुछ जल्दबाजी कर दी है। 2015 में इनके इन्वेस्टर को ग्रोथ चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि बेंगलुरु में ऑपरेशन स्टार्ट कर दी थी विदाउट कुछ स्ट्रेटेजी, और वहाँ पे काफ़ी सारा खर्चा भी हो रहा था ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो वहीं पे उनकी मिस्टेक हो गई। तो ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ था। इनका कहना था कि सही रिवेन्यू मॉडल इसमें ढूंढने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया, और साथ साथ में हम हमारी मिस्टेक से सीख भी रहे थे, और हम सीख के कुछ इम्प्लीमेंट करते और हम लोग इससे बाहर निकल सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंपनी की जो प्रॉब्लम्स है वो 2016 से ही स्टार्ट हो गई थी, और यही चीज़ ने कंपनी की ग्रोथ के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम और काफ़ी असर डाला।
उनकी ब्लॉग पोस्ट में ये लिखा था कि कंपनी किस सेक्टर में ऑपरेट करती है, उस समय के आर्थिक प्रभाव और इन्वेस्टर के सेंटीमेंट भी इस कंपनी की ग्रोथ के ऊपर काफ़ी मैटर करते हैं। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर थे, इसे कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। 2016 में काफ़ी सारी कंपनियां फूड टेक की सेक्टर में स्टार्ट होने की वजह से जो फूड टेक का जो नाम है वो ऐसे ही ख़राब पड़ रखा था और इस वजह से इनको इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी भारी दिक्कतों का सामना पड़ रहा था। और फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये बात करूं कि उस टाइम पे यानी कि 2016 में नोटबंदी भी हुई थी और नोटबंदी का प्रभाव हो सकता है इनके ऊपर पड़ा होगा। और उस टाइम पे वैसे जो कल्चर था क्लाउड किचन का, वो एकदम अर्ली था, तो अर्ली एडॉप्शन थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये सब आप लोग जानते ही हो। मैंने जितनी रिसर्च करी है, मुझे अभी तक 105 जितने फूड टेक स्टार्टअप्स 2016 में लॉन्च हुए थे और अगर इसका रेशियो अभी निकाला जाए तो आज के टाइम में 95% जितने स्टार्टअप्स शट डाउन हो चुके होंगे। इसके बाद इन्होंने फंडिंग लेने की बहुत ट्राई करी क्योंकि इनकी जो कंपनी थी वो सर्वाइवल ही नहीं कर पा रही थी। तो ट्राई करने के बावजूद इनको फंडिंग नहीं मिली क्योंकि इस सेक्टर में फूड टेक डिलीवरी में बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी घुस चुके थे। फाइनली सितंबर 2017 में कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि वो अपनी ऑपरेशंस बंद कर रही है और कंपनी बंद हो गई। एक काफ़ी अच्छा पेन पॉइंट सॉल्व कर रही थी। अगर कंपनी आज तक चलती तो काफ़ी बड़ी बन चुकी होती या फिर जोमेटो या स्विगी ने इसको एक्वायर कर लिया रहता। तो फ्रेंड्स, अब है लर्निंग का टाइम। यहाँ पे कंपनी ने क्या क्या गलती करी है और आपको इससे क्या सीखने मिलता है, तो इसकी समरी हम अब जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जानते हैं कि कंपनी फेल क्यों हो गई, उसकी क्या क्या रीज़न थे। तो सबसे पहला रीज़न ये था कि इन्वेस्टर का प्रेशर बहुत था ग्रोथ के लिए। दूसरा रीज़न था कि उनको टाइम पे फंडिंग नहीं मिल पाई और उस टाइम पे बहुत सारे फूड टेक डिलीवरी स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे थे। तो तीसरा रीज़न फ्रेंड्स ये है कि इन्होंने बेंगलुरु में बिना कोई स्ट्रेटेजी के वहाँ पे अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए और कुछ ही महीनों में उनको वहाँ पे बंद करना पड़ा। इसका चौथा रीज़न ये है कि टाइम पे ये लोग अपने सही रेवेन्यू मॉडल को नहीं ढूंढ सके। पांचवा रीज़न ये है कि हो सकता है कि वे जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे उसका टाइम एक्चुअली आया ही नहीं था, यानी कि एडॉप्शन नहीं था मार्केट का। फ्रेंड्स, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर है या फिर स्टार्टअप आपने स्टार्ट कर दिया है तो आपको इनके जैसे स्टार्टअप से जो भी फेल हुए हैं उनसे लर्निंग लेनी चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए और पहले से ही इनकी तैयारी आपको रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये यम्मीएस की स्टोरी, फेलियर स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मुझे मोटिवेट करें दूसरी ऐसे किसी स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी या फिर फेलियर स्टोरी और उसकी लर्निंग्स आपके सामने लाने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को जिसको ज़रूरत हो उसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।